सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता है उस पर। और सबसे पहले इस कविता को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले लेखक का जो जीवनी है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आप सबको देखने को मिल सकता है। और वीडियो जो है आप सभी के लिए निरंतर आता रहेगा और आप सभी इस वीडियो को देखिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको हम आपको बोलेंगे कि आप इसको लिख लिया कीजिए ताकि याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जो कि बेगूसराय बिहार में हुआ था, और इसका निधन 24 अप्रैल 1974 में। और इसकी मां का नाम क्या था मनरूप देवी, और पिता का नाम रवि सिंह। ये प्रश्न आपको पूछा गया था जो मंथली टेस्ट था उसमें पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर का पिता का नाम क्या था, रवि सिंह। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में और उसके आसपास हुई थी। 1928 में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया और 1932 में पटना कॉलेज में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। वे एचई स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक रहे। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने बड़े समर्थ गद्यकार भी थे। उनकी भाषा बहुत ही भाषा कुछ भी छिपाती नहीं थी, सब कुछ उजागर कर देती थी। उसकी जो प्रमुख कृतियां हैं, यहाँ से भी प्रश्न आप सबको आ सकता है, तो इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, इनकी जो कृतियां हैं जो लिखा है इन्होंने, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की परीक्षा, हारे को हरिनाम जो काव्य कृतियां हैं, एवं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर आप जब 12th में जाइएगा तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वटपीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। और दिनकर जी की संकलित संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सबको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और वे राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं। ठीक है, दिनकर जी का जो उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं, मतलब छायावाद के बाद के कवि हैं, वे भारतेंदु युग के प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु उनकी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। मतलब जो कि 1930 ईस्वी के आसपास से स्टार्ट किया था, लेकिन जो चौथे दशक जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर उन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक और काव्य शैलियों को सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत और गंभीर है। उनमें साहित्य और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना और समाज की राजनीतिक दर्शन और वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, और जो परंपरा में उनके स्तरों पर व्यक्त होता है। राष्ट्रकवि दिनकर की प्रस्तुत कविता जो आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय का जयघोष है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र की ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ नवीन भारत का शिलान्यास कर रहा है, और जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता में जो है ऐतिहासिक महत्व है। मतलब जो गुलामी के बाद जब भारत में पहली बार लोकतंत्र को स्थापित किया जाने लगा था, उस समय जो कवि के मन में जो नई परिस्थितियां हैं उसको लेकर के, जो नया लोकतंत्र को स्थापित किया जाने वाला है उसको लेकर
जो भाव उत्पन्न हुआ है उसी भावों को इन्होंने इस कविता में समेटा है। तो चलिए हम लोग आज इस कविता को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कविता का शीर्षक है जनतंत्र का जन्म। मतलब जनतंत्र माने लोकतंत्र का जो जन्म होने वाला था उसके संबंध में यहाँ पर कवि ने कविताएं प्रस्तुत की हैं। तो कविताओं में जो पहली पंक्ति है वह पहली पंक्ति है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय की रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता प्रश्नवाचक चिन्ह है। हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता चुपचाप ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने की जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं जनता, जब कृपाकुल हो भिरकुटी चढ़ाती है, दो राह समय की रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्नों जो एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पर VVI भी लगा सकते हैं, ठीक है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वक्त उमड़ते आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिर राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को है धूसरता सोने से सिंगार सजाती है, दो राह समय का रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चलिए इसका जो अर्थ है हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, और आप सभी जो है अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो इसका अर्थ है, पहला, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। ये कविता जो है जनतंत्र के स्थापना के लिए, स्थापना जब होने वाला था उसमें जो कवि ने इसको लिखा है कि जनता भारत में सदियों से जो राजतंत्र रहा है, राजा का शासन रहा है, राजा सत्ताधारी जो सत्ता पर विराजमान थे, और वह तो सदियों से उस पर राज करता रहा है, और अब समय ऐसा आ गया है, परिस्थिति ऐसा बदल गई है कि अब लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सदियों से जो बुझी हुई राख थी, लोगों में जो उम्मीद थी कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें कि जनता को भी हक मिले, अधिकार मिले, तो उसको लेकर के कवि ने यहाँ पर कहा है कि समय जो है बदल गया है, और समय का जो चक्र है वह बदल गया है, और सिंहासन को अब खाली करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जनतंत्र आने वाला है, लोकतंत्र आने वाला है। लोकतंत्र का जो ढांचा है उस ढांचे पर अब देश चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। तो जनता में जो है वह चुपचाप शासन जो कर रहे थे उस पर शासक का गुलाम बनकर के जीवन बिता रहे थे, हमेशा जो है उसके बातों को, जो सत्ता पर बैठे लोग थे, जो राजतंत्र में
सब कुछ चल रहा था, उसको बर्दाश्त कर रही थी। राजा को जो मन हो रहा था वो कानून बना रहे थे, उस पर कानून चला रहे थे। तो नया व्यवस्था आने से जो है सभी में एक आशा की किरण जो है दौड़ रही है। अगली पंक्ति में कहा है कि जनता हम मिट्टी की अबोध मूर्तें, कि जनता को जो है मिट्टी की तरह अबोध, जिस पर कि किसी प्रकार का बोध नहीं हो, उसको मारा जाए, उसको डांटा जाए, उसके अधिकार को छीना जाए, इस पर उसे किसी प्रकार का भी कोई रिएक्शन, वह बोध ही नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। और वह जो है सहनशील होकर के सब कुछ को सह रहा है। जनता हम मिट्टी की अबोध मूर्तें, वही जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। उसके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, गरीबी में वह जी रहा है और किसी से उसको को शिकायत नहीं है। फिर कह रहा कि जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी ना मुंह खोल दर्द कहने वाली। कितना भी उसको जो है सताया जा रहा है, ऐसा उसके शरीर से जो है पर वस्त्र नहीं है, उसको परेशानी है और उस पर इतना निर्दयता की जा रही है, उसको इतना तंग किया जा रहा है। उसके जो कमाई से जो सत्ताधारी वर्ग हैं वह अमीर हो रहे हैं और भी मजबूत हो रहे हैं, फिर भी जनता को कोई उससे शिकायत नहीं है, कुछ भी वह बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, तब भी नहीं कभी वह मुंह खोल दर्द कहने वाली, अपनी वेदना अपनी दर्द को वह नहीं सुना पा रहा है। फिर कह रहा है कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। तो जो जनता को जो है बहला फुसला करके, छोटे मोटे जो है प्रलोभन दे करके स्वयं सत्ता का सुख भोगने वाले जो हैं, वह देश के संपत्ति का जो उपयोग कर रहा है वह अपने लिए कर रहा है, अपने भलाई के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए वह जनता सब कुछ चुपचाप सहती रही है। लेकिन जनता को अब धीरे धीरे जो है शक्ति का एहसास हो गया है और देश की संपत्ति का उपयोग जनता की भलाई में होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उनको अब समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ वही लंबी बड़ी जीभ की कसम, जनता सचमुच ही वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, यह प्रश्न गूढ़ है, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। जनता का उपयोग किया जा रहा है, कई बार जनता को जो है यूज करते हैं, कसम दे करके, बहला करके, फुसला करके। ठीक है, तो अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं सत्ताधारी वर्ग। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था जो है धीरे धीरे अब बदलने वाली है, क्योंकि जो लोकतंत्र आने वाला है, तो यहाँ पर व्यवस्था अब बदल जाए। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने को जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। मतलब जनता को बहला फुसला करके उसका यूज कर रहा था, उपयोग कर रहा था, जनता को एहसास ही नहीं था, या जिसे एहसास था तो वह बोल नहीं पाता था कि हम अपनी वेदना को सुनाएं कैसे। ठीक है, उसके बाद अगली पंक्ति है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं जब जनता कोपाकुल हो भिरकुटी चढ़ाती है, दो राह समय का रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता जो है जब बात समझ जाती है, समझ गई है, लेकिन होता भूडोल बवंडर, जो धरती जो है कांप उठती है, बवंडर हो जाता है। जब गुस्से में जनता को जब शक्ति का एहसास होता है, तब क्या करता है कि वह अपने शक्ति को दिखाता है। जब जनता जाग जाती है, वह आंधी तूफान की तरह चल पड़ता है, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब व्यवस्था बदल रही है, दो समय का रथ का घर घर नाथ सुनो, समय का चक्र जो है अब बदल गया है, अब सिंहासन खाली करने की ज़रूरत है। जो जनता का जो है जनता पर कष्ट देते थे, जनताओं का शोषण करते थे, अब उनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें उतार फेंको और जनता की स्वागत करने का समय आ गया है। ठीक है, और सिंहासन खाली करने को कहा गया है। फिर कहता है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है।
अब फिर कह रहा है कि जनता अब जाग रही है, अब जनता जो है हुंकार रही है। अब बड़े बड़े जो महलों का नींव जो है वह उखड़ने वाली है, उखड़ जाती है। जनता जब बवंडर करता है, जनता जब जागृत होता है तो हुंकारों से ही क्या होता है, बड़े बड़े महलों का नींव उखड़ जाती है। अर्थात जो राजतंत्र रूपी महल था उसकी जो नींव थी वह उखड़ चुकी है सांसों के बल से। बस एक ही सांसों में क्या है, इतनी तेज हवा में जो है उसका ताज जो है, तख्त ताज जो है वह पलट जाता है। और जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, जनता की कोई राह रोक ले ऐसा समय ही नहीं है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता है और वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। और वह जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयासरत है, प्रयास कर रही है, करेंगी प्रयास, और फिर जो है वह जो चाहेगा वह होगा। अर्थात जो लोकतंत्र है उसमें जनता जो है जनता के लिए ही, मतलब अपने लिए ही शासक का चयन करेंगे। फिर अगली पंक्ति है, अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहक जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न जय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। तो इसमें जो है युगों से जो है जनता अंधेरे में थी, वह उनके जीवन में जो है उजाला होने वाला है। जनता अब जाग रही है, उसमें शक्ति का एहसास है और समय इस तरह से बदला है कि युगों का जो अंधकार रूपी वातावरण था उसके जीवन में बीता हुआ था, उसमें अब लोकतंत्र रूपी उजाला आने वाला है जो अंधकार को दूर कर देगा। ठीक है, तो युगों का जो स्वप्न साकार के लिए कदम बढ़ चुके हैं, अब उसे रोका नहीं जा सकता है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का पहुंचा 33 कोटि सिंहासन खाली करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर मुकुट धरो। करा कि इस नया व्यवस्था में जो है, नई व्यवस्था जो लोकतंत्र होगा उसमें भारत में जो फिलहाल जो है 33 करोड़ लोग थे, जनता है, वह राजा होगा। मतलब कवि का संकेत है कि राजभिषेक होगा, एक सिंहासन और एक मुकुट नहीं, बल्कि 33 करोड़ जनता के लिए राज सिंहासन और उतने ही राजमुकुट की तैयारी करनी होगी। उसके बाद अगली पंक्ति है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। तो कवि का यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आरती लिए मंदिर और राजमहलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत में मजदूरी कर रहे लोग, खेतों में काम कर रहे प्रजा, मजदूर किसान ही यहाँ के देवता हैं, उन्हीं की आरती करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय का रथ का घर नाप सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। फिर कवि यहाँ पर कहते हैं जो प्रजा है उसके बारे में बताते हैं कि देवता मजदूर हैं, किसान हैं और आरती लिए उसे खोजने की ज़रूरत नहीं है। अब फावड़ा और जो हल है वह राजदंड होंगे, धूसरता स्वर्ण जो सोने का श्रृंगार का रूप लेगा। अर्थात अब मेहनती और परिश्रमी प्रजा ही उसको प्रजा को जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, उसको वास्तविक हक मिलेगा। जनतंत्र का जो जय घोष है वह हो चुका है। समय की इस पुकार को समझते हुए जनता के लिए सिंहासन खाली करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो हमारा कविता है जनतंत्र का जन्म, इसमें जो पुरानी चीज़ें थी, जैसे राजतंत्र था, राजा का शासन था, उस समय में जो प्रजा थे उसका जो अधिकार था वह सीमित था।
तो जनतंत्र जो लोकतंत्र आने से है, उसके जो अधिकार हैं उसको अधिकार मिला है, और वह मतदान के माध्यम से जो है अपने लिए शासक चुन सकेंगे, जो अच्छे होंगे, अच्छे छवि के लोग होंगे, और जो हमारे लिए अच्छे सोचेंगे, हमारी डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे, हमारे अधिकार के बारे में सोचेंगे, और हमारे जो संविधान है उसमें, संविधान में जो प्राप्त अधिकार है उस अधिकार को हमें दिलाने का प्रयास करेंगे। तो जनतंत्र का जो है लोकतंत्र आगमन पर जो है ये लिखा गया कविता है। लोकतंत्र के आने पर जो जनता में जो कौतूहल थी, जनता में जो एक नया सोच था, एक नयापन था, उसको कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो इस कविता के कवि हैं आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और उम्मीद है कि ये कविता आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और इसी तरह से जुड़े रहिए। और जो भी कविता से संबंधित पाठ है या फिर जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग इजीली करते रहेंगे। और साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से पहले हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है वह पूरा कंप्लीट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।